हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर में स्वागत है। आज जो है हम क्लास 12th के लेसन 3 को पढ़ेंगे आव्यूह। आज जो है प्रश्नावली 3.1 के सारे थ्योरी को पढ़ेंगे तथा उसके सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो है आव्यूह में हम पढ़ेंगे कि आव्यूह में जो पट वाली लाइन होती है इसको हम पंक्ति कहते हैं। जो पट वाली लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? पंक्ति। और पंक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं रो, और रो कहते हैं ये पहली पंक्ति है, इसलिए हम इसको दर्शाते हैं किससे? R1 से। बात समझा गया? जो पट वाली लाइनें होती है उसको हम कहते हैं पंक्ति, और पंक्ति को अंग्रेजी में कहेंगे रो, इसलिए इसको हम किससे दर्शाएंगे? R1 से। बात समझा गया? यदि जो है पंक्ति दूसरी होगी तो इसको जो है हम दर्शाएंगे किससे? R2 से। यदि पंक्ति तीसरी होगी तो इसको हम किससे दर्शाएंगे? R3 से। और जो खाड़ लाइन होती है या इसी को हम कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको हम कहते हैं स्तंभ। और स्तंभ को जो हम कहते हैं, स्तंभ को जो अंग्रेजी में कहते हैं वो क्या कहते हैं? कालम कहते हैं। और कालम को जो हम किससे दर्शाते हैं? C1 से, क्योंकि ये प्रथम कालम है इसलिए हम इसको किससे दर्शाएंगे? C1 से। और ये जो है तुम्हारी दूसरी कालम है इसलिए इसको किससे दर्शाएंगे? C2 से। और ये जो है तुम्हारी तीसरी कालम है इसलिए इसको किससे दर्शाएंगे? C3 से। बस समझ गया? तो ये जो है तुम्हारी प्रथम पंक्ति बनेगी, ये द्वितीय पंक्ति बनेगी और ये तृतीय पंक्ति बनेगी। ये जो है प्रथम कालम बनेगा, ये जो है द्वितीय कालम बनेगा और ये जो है तृतीय कालम बनेगा। बस समझ गया? इस बात को समझना है कि जो पट वाली लाइनें होती है उसको हम पंक्ति कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है उसको क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। बस समझ गया? अब जो है यहाँ पर जो होती है आव्यूह की कोटि, उसके बाद से क्या होती है? आव्यूह की कोटि। और यहीं पर हम लिखते हैं आव्यूह की जो कोटि होती है वो कैसे लिखेंगे? आव्यूह की कोटि बराबर होता है, आव्यूह की कोटि बराबर होगा पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। जो आव्यूह की कोटि होती है उसको हम कहते हैं, आव्यूह की कोटि जब कैसे ज्ञात करेंगे? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की जितनी संख्या होगी उसका गुणनफल, पंक्तियों की संख्या क्रॉस होता है स्तंभों की संख्या। यह जो है आव्यूह की क्या होती है? कोटि, स्तंभों की संख्या। अब एक बार बताओ, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 क्रॉस। अब कालम की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो स्तंभों की संख्या हो गई 3, अर्थात इसकी कोटि क्या होगी? 3 क्रॉस 3। बात समझ गया? इसकी कोटि क्या होगी? 3 क्रॉस 3। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि हमको कोटि ज्ञात करना है तो हम गिनेंगे, पंक्तियों की संख्या सबसे पहले लिखेंगे और स्तंभों की संख्या बाद में लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक लिखूँ 1 2 3 और 0, तो बताओ इसमें पंक्तियों की संख्या 1 और ये जो पंक्तियों की संख्या 2, अर्थात कुल मिलाकर पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी? 2। स्तंभों की संख्या 1 और ये क्या हो जाएगा? 2, अर्थात इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो क्या होगी? 2 क्रॉस 2। सर्वप्रथम पंक्तियों को लिखेंगे, उसके बाद से स्तंभों को लिखेंगे। अब एक और जो है देखते हैं हम लोग, 1 2 1 0 0 -1 ऐसा है। अब जो है देखो कि इसकी कोटि क्या होगी। बताओ पंक्तियों की संख्या 1 2, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, है ना जी? अब देखो स्तंभों की संख्या गिनो, 1 2 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, अर्थात इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो क्या होगी? 2 क्रॉस 3 की। बात समझा गया? यदि जो है मैं एक और लिखूं सवाल को 1 0 0 1 ऐसा लिखा, ये बताओ इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, ये हो जाएगी 1। स्तंभों की संख्या गिनो, 1 2 3 4, अर्थात इस आव्यूह की जो कोटि होगी 1 क्रॉस 4 होगी। अब जो है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि 2 क्रॉस 2 है, इसका गुणनफल निकालेंगे तो 2 दूनी के 4। ये बताओ इस आव्यूह में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। और समझ गया? इसमें कितने अब 2, इसका गुणनफल करेंगे कोटियों का, 2 तिहाई 6। इस आव्यूह में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब यदि जो है आव्यूह के अवयव को जो है हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और इस आव्यूह में जो है कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं। इसका हम गुणा कर देंगे तो मालूम हो जाएगा। ठीक है? इसमें जो है 4 एकम में 4, जो आव्यूह के अवयव है वो कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4।
बात समझेंगे। तो यहाँ से एक और फार्मूला बन जाता है कि यदि जो है आव्यूह की कोटि दिया है तो आव्यूह के अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए उस कोटिया का क्या कर देते हैं, गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। बात समझा गया। यदि कह दूँ, एक बात कहूँ कि आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, और उसका जो गुणनफल होगा वही जो है अवयवों की क्या होगी, संख्या होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग चलेंगे। आव्यूह में समझ में आया, आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, आव्यूह में कितने अवयव होंगे हम ज्ञात करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के क्या कर देंगे, गुणनफल। अब जो है यहाँ पर एक बात को जो है समझना है, और यदि जो है कोई आव्यूह दे दिया है और आव्यूह में अवयव को भी दे दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे, उसके बाद से आगे जो हम प्रोसेस करेंगे। एक सवाल को पहले पढ़ेंगे। जैसे मैं दे दिया 1 - 1 2 3 4 6 0 0 1 ऐसा दे दिया आव्यूह। सर्वप्रथम इसमें से पूछ लेगा कि आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो आव्यूह की कोटि को हम यहाँ पर लिखते हैं, और आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, और पंक्तियों की संख्या 1 2 3, पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 क्रॉस स्तंभों की संख्या निकालेंगे, और स्तंभों की संख्या गिनो 1 2 3, ये भी जो है 3 ही है, अर्थात आव्यूह की जो कोटि होगी वह 3 क्रॉस 3 होगी। बात समझा गया। आगे जो है यदि जो है पूछ लेगा A31 का मान क्या होगा, A32 का मान क्या होगा, A22 का मान क्या होगा, A23 का मान क्या होगा, ऐसा जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। यदि जो पूछ लिया A12 का मान क्या होगा, बात समझा गया, क्या होगा इस बात को समझना है। इस बात में जो है, इस सवाल में जो है इस बात को देखना है कि जो A3 है ये जो है अवयव को दर्शाता है। यदि जो है मैं इसको दिखाऊं इस तरीके से तो ये A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है। यदि जो है 4 कॉलम है तो A14 भी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहला पंक्ति होना, इसका मतलब यह है तीसरी पंक्ति होनी चाहिए, और दूसरे का मतलब होता है कॉलम। सर्वप्रथम हम पंक्तियों को लिखते हैं, उसके बाद से स्तंभों को। A31 का अर्थ यह है तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। ये बताओ तीसरा पंक्ति तो ये होगा नहीं, इसका मतलब इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ये तीसरा पंक्ति तो होगा नहीं, अर्थात इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। तीसरा पंक्ति ये होगा, इसी में से कोई एक आंसर है। ये बताओ तीसरा पंक्ति तो चाहिए, ये तीसरा पंक्ति है, ठीक है, लेकिन उसमें भी पहला स्तंभ चाहिए। ये बताओ तीसरा पंक्ति में पहला स्तंभ यही आता है क्या, अर्थात जो A31 का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आ रहा है। ये जो है A32 पूछ लिया है, तीसरा पंक्ति होना चाहिए और दूसरा स्तंभ। ये बताओ ये तीसरा तो पंक्ति है, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरा हमको स्तंभ चाहिए। और देखो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये वाला 0 आ रहा है तो हम इस 0 को लिखेंगे। आगे देखो A22 का अर्थ क्या है, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये बताओ ये तो तीसरा पंक्ति है ना, दूसरा पंक्ति ये वाला है, तो दूसरा पंक्ति ये वाला है, तो 3 4 और 6 में से कोई आंसर होगा, लेकिन दूसरा पंक्ति चाहिए और स्तंभ भी कौन सा चाहिए, दूसरा ही चाहिए। तो ये तो पहला स्तंभ में आएगा, ये जो है दूसरा स्तंभ में आएगा, अर्थात यही वाला आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, करेक्ट हो जाएगा। बस समझ गया। A22 का मान आएगा 4। आगे देखो A23 का मान क्या होगा, दूसरा पंक्ति चाहिए लेकिन तीसरा स्तंभ चाहिए या कॉलम चाहिए। दूसरा पंक्ति तो यही वाली है, क्योंकि ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है। दूसरा पंक्ति में अब स्तंभ 3 है, इस बात को देखें, ये जो पहला स्तंभ हो जाएगा, ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये तीसरा स्तंभ। हमको तीसरा ही स्तंभ चाहिए था, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, अर्थात A23 का मान आएगा 6। बात समझा गया। A12 का अर्थ ये हुआ कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, मतलब पहला पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ ये हुआ, अर्थात ये कौन सा आएगा आंसर, -1 आ जाएगा। तो A12 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, A12 का मान आएगा -1।
ऐसे सवाल यदि देगा तो हल हो जाएगा ना। ऐसा एक सवाल दिया है ना, अब जो है आगे देखते हैं। ऐसा जो है एक सवाल दिया है, उस सवाल को भी कर लेंगे लास्ट में। उठा लो फोन, उठा के बतिया लिखल। हाँ कोई है तो बतिया लो, दे जाएंगे। आगे जो है हम लोग कोटिया के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि जो है मैं कहूँ किसी आव्यूह में 4 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं? 4। जैसे मान लेते हो 1 2 3 4 कर दूँ कि -4 कर दूँ, कुछ भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही आए, हो सकता है 1 1 -2 3 ऐसा भी आ सकता है, या 1 0 -1 2 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि जो है इस आव्यूह में 4 अवयव हैं, तो 4 अवयव है अर्थात यह जो 2 क्रॉस 2 का बना है, क्योंकि 2 पंक्ति है और 2 क्या है? स्तंभ है, अर्थात इसकी कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 2। अर्थात अवयवों की संख्या इसमें कितनी है? जो अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या वो कितनी है? 4। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि यदि जो है किसी आव्यूह में 4 अवयव हैं, यदि जो है किसी आव्यूह में 4 अवयव हैं, तो कितनी संभव कोटियाँ बनाई जा सकती है? देखिए 4 अवयवों को एडजस्ट करना है कोटियों के रूप में। ये बताओ, ये जो है तुम्हारा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, बस हो जाएगा। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग आव्यूह के प्रकार पढ़ लेते हैं कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद से हम इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे, बस हो जाएगा। इसको जो है अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सर्वप्रथम जो है आव्यूह के प्रकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जो है हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आव्यूह के प्रकार में पहला आता है आव्यूह के प्रकार, यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आव्यूह के प्रकार से सवाल 1 2 आ जाता है। आव्यूह का प्रकार, आव्यूह के प्रकार में पहला आ जाएगा आयत आव्यूह, जिसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहेंगे। आयत आव्यूह मैं छोटा छोटा बनाता भी चलूँगा, आयत आव्यूह, ठीक है। दूसरा आ जाएगा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, आव्यूह एक आ गया आयत आव्यूह और एक क्या होगा? वर्ग आव्यूह। तीसरा आ जाएगा पंक्ति आव्यूह। तो नाम से ही परिभाषा याद करना है, परिभाषा लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ जो है तुम सबको याद करना है और हेडिंग बस लिखना है, और अपने से सभी लड़कों को अपने से ही परिभाषा लिखना है, ठीक है। अभी मत लिखो, लिखने के लिए समय दे देंगे। एक जो हो जाएगा स्तंभ आव्यूह, अभी और आव्यूह है जिसको अभी नहीं हम चलेंगे, बाद में चलेंगे, ठीक है। आव्यूह, अब इसको जो है पहले वाले को आयत आव्यूह, इसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। ये है वर्ग आव्यूह, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये है पंक्ति आव्यूह, तो पंक्ति को रो कहते हैं, तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये है स्तंभ आव्यूह, तो स्तंभ को जो है कॉलम कहते हैं, अर्थात क्या बन जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स, बस हो जाएगा। तो देखिए आयत आव्यूह किसे कहेंगे, इस बात को थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। आयत आव्यूह 1 2 3 4 5 0, ये बताइए इसका आयत आव्यूह है तो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 1 2, 2 पंक्तियाँ है तो 2 कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो हो जाएंगे 3। यह एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह 1 2 0 1, ये बताइए 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, ये वर्ग आव्यूह है। देखिए पंक्ति आव्यूह, परिभाषा एग्जाम्पल से ही देना, 1 2 -1, बताइए 1 क्रॉस 3 का है। कॉलम आव्यूह 1 2 -1, ये बताइए जो है 3 क्रॉस 1 होगा, 3 क्रॉस 1 होगा। देखिए परिभाषा क्या बनाएंगे? आयत आव्यूह रेक्टेंगल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है। देखिए आयत आव्यूह की परिभाषा देंगे, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम आयत आव्यूह कहते हैं। बस समझ गए? एकदम सिंपल प्रोसेस है। आयत आव्यूह जानते हो कि लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होता है, आयत में होता है, वर्ग में चारों भुजाओं बराबर होती है। तो नाम से भी समझ सकते हो, आयत आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है, उस आव्यूह को आयत आव्यूह कहते हैं।
बात समझ आ गया। आगे देखो, वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा देंगे, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। समझ में आया हो? आगे देखा, पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? वह आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होती है। क्या होती है? सिर्फ एक ही पंक्ति होती है। कॉलम कितने भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है। कॉलम 2 भी हो सकता है, कॉलम 3 भी हो सकता है, कॉलम 4 भी हो सकता है, कॉलम 5 भी हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होनी चाहिए। तो पंक्ति आव्यूह की परिभाषा देंगे, वह आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसी का उल्टा स्तंभ आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है या एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एक क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल पूछ लेता है कि एक आव्यूह यम क्रॉस यन का एक वर्ग आव्यूह है। पूछा है क्वेश्चन तुम्हारे किताब में ही कि एक आव्यूह है जो यम क्रॉस यन का है, एक आव्यूह है जिसकी कोटि जो है यम क्रॉस यन का है, यह एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा हम जानते हैं कि जो पंक्तियों की संख्या होगी वह स्तंभों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। अभी तो पढ़े हैं। और जो कोटि लिखते हैं उसमें पंक्तियों की संख्या को पहले लिखते हैं और स्तंभों की संख्या को बाद में लिखते हैं। अर्थात जो पंक्तियों की संख्या होगी वह स्तंभों की संख्या के क्या होगी? बराबर होगी। बात समझ आ गया? तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा से हम ये डिफाइन कर लेंगे भैया ये वर्ग आव्यूह है, इसका मतलब कि पंक्ति की संख्या यम है, स्तंभ की संख्या यन है, अर्थात ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो इससे जो हम एक सवाल को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। बात समझ आ गया? कह देगा कि मतलब कि एक आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि जो है यम क्रॉस यन है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? बस समझ गया? ऐसा क्वेश्चन दे देगा। कह देगा कि यम जो है यन के बराबर नहीं है, ऐसा कर देगा। ठीक है, कह देगा कि यम जो है यन के बराबर नहीं है। एक दे देगा यम बराबर यन है, एक दे देगा यम बराबर यन बराबर 1 है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही हो सकता है कि दोनों 2-2 हो सकता है कि दोनों 3-3 हो, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह है क्या मैंने 2 क्रॉस 2 लिखा है तो हमेशा 2 क्रॉस 2 ही होगा? नहीं भाई, ये 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है, 5 क्रॉस 5 भी हो सकता है। बस समझ गया? वर्ग आव्यूह में बस ये पहला और दूसरा दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये वाला ऑप्शन एक नहीं कह सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो हमेशा होगा यम बराबर यन। बस समझ गया? क्योंकि वह एक वर्ग आव्यूह है, क्योंकि क्वेश्चन में कह देगा कि वर्ग आव्यूह है इसलिए हम उसको बराबर करेंगे, अपने मन से नहीं बराबर करेंगे। जब क्वेश्चन में कहेगा कि वह एक क्या है? वर्ग आव्यूह है। बस समझ गया? तो आयत आव्यूह की एक बार और परिभाषा समझ लो। आयत आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर नहीं, सॉरी, आयत आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है उसे हम आयत आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होती है उसे क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अब इसके बाद से अभी और पढ़ने हैं, ठीक है? तो मैं इसको जो है मिटाऊँ या हेडिंग जो है तुम सब चाहो तो लिख लो, ये हेडिंग ही जो है लिख लो, उसके बाद से जो है मैं मिट करता हूँ। समझ में आ रहा है ना पंकज? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा तो बोलते जाना ना। किसी भी लड़के को कोई भी दिक्कत हो बोल दो कि नहीं यहाँ पर नहीं समझ में आया, ठीक है? यदि आता है तो बस शांत रहो, नहीं आता है तो बोल दिया करो। अच्छा, हेडिंग लिखकर इसकी परिभाषा लिख लोगे ना? यदि नहीं लिख पाओगे तो बोलना, मैं लिखवा दूंगा। यदि लिख लेते हो तो ठीक है। परिभाषा का बस थोड़ा सा काम है और कुछ काम नहीं। पांचवा है विकर्ण आव्यूह, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ना। ये जो बन जाएगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह नाम से ही विकर्ण है ना।
आबिव, ये आबिव, चलो ठीक है, आबिव में आकर मतलब इतनी छोटी सी मिस्टेक समझ सकते हो। आगे देखो, विकर्ण आबिव के बाद से बन जाता है अदिश आबिव। विकर्ण आबिव के क्या बनेगा? अदिश आबिव। देखो विकर्ण आबिव के बाद से बन जाता है अदिश आबिव। अदिश आबिव, अदिश आबिव स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद से 7वें नंबर पर बनता है तत्समक आबिव। ये जो बड़ा खतरनाक है, तत्समक। तत्समक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तत्समक आबिव, नहीं सिमेट्रिक नहीं होता, तत्समक आइडेंटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये जो सिमेट्रिक नहीं होता है आइडेंटी मैट्रिक्स होता है, बाद में जो है सिमेट्रिक पढ़ना है। ठीक है, देखो ये जो है तत्समक आबिव है, आइडेंटी मैट्रिक्स है। और एक आता है शून्य आबिव। ये जो है ऐसे नाम से ही शून्य है और ऐसे भी जो है तुम्हारा परिभाषा भी है शून्य है। ये जो तुम्हारा बनेगा शून्य आबिव। परिभाषा भी बनाते ही चलेंगे हम लोग। विकर्ण आबिव कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 1 3 4 चाहे कुछ भी हो, 1 3 6 भी कर लेते हैं। यहाँ पर 0 0 0, फिर जो 0 0 0, ये जो थोड़ा सा बीच में बना दो 3। और ये अदिश आबिव किसे कहेंगे? परिभाषा तुम सभी बनाओगे ना, तुम सही देखकर इसको परिभाषा बनाओ। मैं फिगर बना दे रहा हूँ, तुम सब परिभाषा। और यह जो है शून्य आबिव है, और शून्य आबिव सबसे खतरनाक, इसका कोई काम नहीं है ना। देखो विकर्ण आबिव किसे कहेंगे? वह आबिव, विकर्ण आबिव की देंगे परिभाषा, वह आबिव जिसके विकर्ण के तो अवयव होते हैं परंतु बाकी सभी अवयव क्या होते हैं? 0 0। देखो विकर्ण के अवयव तो हैं लेकिन बाकी सारे अवयव क्या है? 0 0 होते हैं। तो विकर्ण आबिव की परिभाषा देंगे कि वह आबिव जिसके विकर्ण के अवयव जो है अशून्य अंक होते हैं। अशून्य का अर्थ है कि शून्य को छोड़ाकर बाकी सभी अंक होते हैं। ठीक है, अशून्य अंक होते हैं या विकर्ण के तो अवयव होते हैं, उसके बाद बाकी जितने भी अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? शून्य शून्य होते हैं। उसे हम विकर्ण आबिव कहते हैं। विकर्ण आबिव की परिभाषा क्या देंगे? वह आबिव जिसके विकर्ण के अवयव अशून्य होते हैं। अशून्य का अर्थ ये हुआ शून्य को छोड़कर कोई अन्य अंक होते हैं, लेकिन उसके बाद से जितने भी अवयव बच जाते हैं वो सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य शून्य होते हैं। उसे हम विकर्ण आबिव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सिंपल में दोगे, विकर्ण आबिव वह आबिव जिसके विकर्ण के तो अवयव होते हैं, बाकी अवयव क्या होते हैं? 0 0 होते हैं या शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण आबिव कहते हैं। अदिश आबिव भी एक विकर्ण आबिव का ही उदाहरण है। तत्समक आबिव भी विकर्ण आबिव का ही उदाहरण है। अर्थात सोचो तो ये जो विकर्ण आबिव के दोनों क्या है? भाग है। ठीक है, देखो विकर्ण आबिव की परिभाषा देंगे, वह आबिव जिसके विकर्ण के अवयव जो है होते हैं परंतु बाकी सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण आबिव कहते हैं। आगे देखो, अदिश आबिव वह आबिव, वह विकर्ण आबिव, विकर्ण नाम दे दोगे तो बाकी शून्य कहने की आवश्यकता नहीं। अदिश आबिव की क्या परिभाषा देंगे? वह विकर्ण आबिव जिसके विकर्ण के अवयव एक समान अंक होते हैं, उसे हम अदिश आबिव कहते हैं। देख रहे हो, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, लेकिन ये बताओ ये विकर्ण आबिव है क्योंकि विकर्ण के अवयव हैं इसलिए विकर्ण आबिव है। तो कहेंगे अदिश आबिव की परिभाषा, वह विकर्ण आबिव, ये तुम्हारे किताब में नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, वह विकर्ण आबिव जिसके विकर्ण के अवयव एक समान होते हैं, उसे हम अदिश आबिव कहते हैं। तत्समक आबिव किसे कहेंगे? वह विकर्ण आबिव जिसके विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, उसे तत्समक आबिव कहते हैं। अच्छा, विकर्ण आबिव कह दिए ना तो बाकी शून्य शून्य होंगे कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो तत्समक आबिव की परिभाषा बनाओगे तो वह आबिव जिसके विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, बाकी सभी अवयव क्या होते हैं? 0 0 होते हैं या शून्य होते हैं, उससे तत्समक आबिव कहते हैं। लेकिन इसको अलग तरीके से डिफाइन कैसे करोगे? वह तत्समक आबिव की, वह विकर्ण आबिव जिसके विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, उसे तत्समक आबिव कहते हैं। समझ में आ गया? यदि विकर्ण कह दिए तो ये इन सबको 0 बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो विकर्ण में ही क्या हो गया? पहले ही समाप्त हो गया था। ठीक है,
शून्य अवयव किसे कहेंगे? शून्य अवयव वह अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। यह विकर्ण अवयव को एकल अवयव भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एकल अवयव। बस ने यूनिट मैट्रिक्स। आगे देखो विकर्ण अवयव किसे कहेंगे? एक बार और विकर्ण की परिभाषा समझ लेते हैं कि विकर्ण अवयव किसे कहेंगे। वह अवयव जिसके विकर्ण के अवयव अशून्य अंक होते हैं। अशून्य का अर्थ है कि शून्य को छोड़कर बाकी सारे अंक होते हैं, कोई भी अंक हो सकता है, और बाकी सभी अवयव जो शेष अवयव बच जाते हैं वो क्या होते हैं? शून्य शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। मतलब विकर्ण अवयव की परिभाषा दे दो कि वह अवयव जिसके विकर्ण के तो अवयव होते हैं परंतु बाकी सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। अदिश अवयव वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव एक समान होते हैं, उसे अदिश अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव, इसी को जो है काम लगेगा ना, इसको हम आई द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तत्समक अवयव को जो है हम किससे द्वारा दर्शा देंगे? आई द्वारा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स द्वारा हम आई द्वारा इसको दर्शाएंगे और बार बार यह जो है क्या लगेगा? काम लगेगा, ठीक है। तो तत्समक अवयव किसे कहेंगे? वह अवयव या वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य अवयव की परिभाषा ऐसे ही समाप्त हो जाती है। वह अवयव जिसके प्रत्येक अवयव या सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य शून्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। ये जो है याद रखना है, तत्समक अवयव। अच्छा, तत्समक अवयव कोई जरूरी नहीं कि 3x3 का ही हम ले, ये इस तरीके से भी तो ले सकते हैं, ये भी तो तत्समक अवयव है, ये भी तत्समक अवयव है। और ये भी जो है आपका क्या है? तत्समक अवयव है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी जो है क्या है? तत्समक अवयव है। यदि 4x4 का भी लेते हैं तो भी क्या होगा? तत्समक अवयव ही होगा ना। कोई जरूरी नहीं कि ये 3x3 का ही हो। ये जो है हमारा जो है क्या है? 2x2 का है, और ये हमारा क्या है? 3x3 का है। हम जो है तत्समक अवयव को जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर लेते हैं। यदि अवयव का मान 3x3 में है तो वहाँ पर तत्समक अवयव स्वयं अपने से ही तुमको 3x3 का ही लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3x3 का बाकी सभी अवयव है और तुम आई का मान जो है 2x2 का ले लो, नहीं। जहाँ पर सभी अवयव 3x3 के होंगे तो वहाँ पर आई का भी मान, तत्समक अवयव का भी मान हम जो है 3x3 में ही क्या करेंगे? लेंगे। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो है हम लोग चलेंगे अवयव की संभव कोटियों के पास, ठीक है। तब इसको मिटा दें, लिखना है तो लिख लो। ये जो है हेडिंग है बस। विकर्ण अवयव किसे कहेंगे? अदिश अवयव किसे कहेंगे? तत्समक अवयव, शून्य अवयव। और इसकी परिभाषा स्वयं लिखना ना, लिख कर लाकर जचवाना। यदि कोई गलती होगा तो उसको सुधार देंगे, ठीक है। अगला टाइप के हम लोग पास चलेंगे। सबसे पहले हम जो है पंक्तियों और कॉलमों की सहायता से अवयवों को पहचानने का ढंग सीखे। उसके बाद से अवयव के प्रकार पढ़े। अब अवयव के प्रकार पढ़ने के बाद से कितने प्रकार की कोटियाँ संभव हो सकती है, इस बात को देखना है। यदि जो है अवयव में अवयवों की संख्या दे दे, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यदि जो है दे दे, अवयवों की संख्या यदि दे दिया है, जैसे मान लेते हो कि मैंने दे दिया 4, इसको जो है प्रयोग करके देखते हैं। इधर देखो बाबू, देखो यदि जो है अवयवों की संख्या 4 दिया है तो हम कितने प्रकार की कोटियां बना सकते हैं। क्योंकि हमने जो है अभी जो है कई प्रकार के अवयव पढ़े, ये सारे अवयव जो पढ़े हो कोटियों के आधार पर ही हम पढ़े हैं। क्योंकि शुरू में जो 4 पढ़े, आयत अवयव कोटि पर ही आधारित है, वर्ग अवयव कोटि पर ही आधारित है क्योंकि उसके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, पंक्ति अवयव कोटि पर ही आधारित है, और जो स्तंभ अवयव है ये भी जो है तुम्हारा कोटि पर ही आधारित था। यह जो 4 अवयव के जो प्रकार पढ़े हैं यही मुख्य है, और यह जो है चारों जो है कोटि पर ही क्या है? आधारित है, और बाकी सब तो डायगोनल है, तुम्हारा जो है विकर्ण पर आधारित है, ठीक है। तो हम कोटि के आधार पर ही जो है जो कोटि के आधार पर जितने भी पढ़े हैं उतने ही प्रकार के हम जो है अवयवों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बस समझ गया। अब देखो यदि जो है 4 अवयव है, 4 अवयव में कुछ भी मान लेता हूँ, 1 2 -1 और 3 मान लिया। एक बात बताओ, इस अवयव की कोटि क्या होगी? 2x2। एक मैं और जो है अवयव बना रहा हूँ, इसी संख्या द्वारा जो है एक और अवयव बना रहा हूँ, और ये 1 2 -1 और 3 होगा। ये बताओ इसकी कोटि क्या होगी? 1x4। 1x4। इसी अवयव द्वारा जो है मैं एक और कोटियाँ बना सकते हैं, और वह कोटियाँ हो सकती है ये वाली।
1 2 -1 और 3, यह होगा 4 क्रॉस 1, क्योंकि पंक्तियों की संख्या गिने, एगो पंक्ति, दूगो पंक्ति, तीनगो पंक्ति, चारगो पंक्ति, अर्थात 4, और स्तंभों की संख्या कहीं ना लाइन है खाड़ वाली, अर्थात 4 क्रॉस 1 की है। एक बात बताओ, कल्पना करो कि और कौन सी कोटि हम बना सकते हैं, और कोटि हम कौन सा बना सकते हैं? क्या हम इसको 3 क्रॉस 3 के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि 1 2 -1 और ये तो 3 बच गया, और तो खाली अंक बच गए ना, इसलिए हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब देखो एक और जो मैं परिवर्तित करने की कोशिश करता हूँ, 1 2 -1 यहाँ पर 3, और जो खाली स्थान बच जा रहा है, बस जगह, अर्थात हम और जो है संभव कोटियाँ कोई बना ही नहीं सकते हैं। संभव कोटियाँ 3 ही बन सकती है, एक बन सकती है 2 क्रॉस 2, एक बन सकती है 1 क्रॉस 4, और एक बन सकती है 4 क्रॉस 1, और कोई भी कोटि बना नहीं सकते हो। यदि बना सकते हो तो सोच कर बताओ मुझे, कोई बना पाओगे? नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इन तीनों कोटियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 4 का हम तो फैक्टरे किए हैं यार। देखो 2 गुणे 2 होता है, 2 दूनी के 4, क्या मैं इसको 1 गुणे 4 नहीं लिख सकता हूँ? 4 एकम में 4 फैक्टर हुआ। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 क्रॉस 1, ये भी तो फैक्टर है ना है। लेकिन अब तुम सब अलग दिमाग मत लगा देना कि इस 2 को पहले लिख देते हैं, इस 2 को बाद, बात तो एक ही ना होगा। बात समझ गया? अर्थात यदि जो है किसी आव्यूह में कोटि दिया है, यदि किसी आव्यूह की कोटि दिया है, या किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या दिया है, तो संभव कोटियाँ ज्ञात करने के लिए उसको जो है 2-2 के फैक्टर में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 2-2 के फैक्टर हम क्या कर देंगे? बना देंगे, और जितने 2-2 के फैक्टर बनेंगे वही तुम्हारा संभव क्या होगी? कोटियाँ होगी। मतलब ये बताओ, हमने 4 अवयव लिया, 4 से जो है कितने अभी कितने सब प्रकार की कोटियाँ बनाई जा सकती थी? 1 2 3, इसके अलावा और कुछ बना नहीं सकते। मेहनत करके देखना, कुछ नहीं बनेगा। बात समझ आया? बात समझ में आ रहा ना? यदि जो है किसी आव्यूह में, समझो कि यदि किसी आव्यूह में, अब जो है हमको अलग से प्रयोग करके दिखाना नहीं है, यदि जो है संभव कोटियाँ की बात करें और आव्यूह में अवयवों की संख्या दे दे और कितनी संभव कोटियाँ हो सकती है, बस उसका फैक्टर कर देना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लेते हो कि मैंने कहा कि एक आव्यूह में 6 अवयव है, कितनी संभव कोटियाँ बनाई जा सकती है? इधर मैंने एक चार्ट बनाकर हल कर दे रहा हूँ, अवयवों की संख्या। इधर जो हो गया अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हो गया, और इस साइड जो है मैंने कर दिया संभव कोटियाँ, मतलब कितनी कोटियाँ बनाई जा सकती है। इधर जो हो गया हमारा संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ। देखो यदि जो है किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं, तो कितनी कोटियाँ बनाई जा सकती हैं इससे? एक तो बनाई जा सकती है 1 क्रॉस 6 की, और एक बनाई जा सकती है 6 क्रॉस 1 की। एक बनाई जा सकती है 2 क्रॉस 3 की, और एक बनाई जा सकती है 3 क्रॉस 2 की। और कोई बनाया जा सकता है? और कोई बनाओगे बनेगा ही नहीं। यदि प्रैक्टिकल में भी बनाओ तो बना सकते थे, ऐसे 6 वाला, बात समझ गया? ऐसे जो है प्रायोगिक मान द्वारा भी बनाओ तो इसको क्या किया जा सकता था? बनाया जा सकता था। लेकिन और जो है कोई कोटियाँ बनाई नहीं जा सकती है। इसको जो है जाना और घर पर इसके अलावा और कोटियाँ बना कर लाना ना कल। यदि अपने मन से जो है लाओगे तो भाई ये तो गलती नियम हो जाएगा। यदि तुम जो है अपने मन से कोई बना लिए, लेकिन इस बात के याद ही रखना 6 गो ही अवयव मानना है। तुम कोई भी अंक मान लो, -1 2 3 4 5 6 जो भी मानना है मान लो, माइनस में मानो, प्लस में मानो, 0 मानो, कुछ भी मानो, लेकिन इसके अलावा और कोई नया कोटि मिल जाए तो उसको लेकर आना है ना। लेकिन उसमें 6 अवयव होना चाहिए, 6 से अधिक नहीं होने चाहिए। बात समझ गया? यदि तुम सोचोगे कि ना सर जी हम तो ये वाला बना देंगे, 2 क्रॉस 4 वाला, 2 क्रॉस 4 वाला बना ही नहीं पाओगे। बात समझ गया? क्योंकि 4 दूना के 8, इसको बनाने के लिए 8 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ गया? तो हम जो है एक को प्रयोग द्वारा देखेंगे और उसी से निष्कर्ष निकाल के बाकी सारे नियमों को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हो एक आव्यूह में 8 अवयव हैं, कितनी कोटियाँ संभव हो सकती है? अर्थात कितने आव्यूह जो है, कितने कोटियाँ अलग अलग जो है हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये बताओ क्या हो जाएगा? एक तो 1 क्रॉस 8 हो जाएगा, इसी को उलट दो, 8 क्रॉस 1। अब एक वाला काम खत्म, अब 2 से स्टार्ट कर दो। एक जो है 2 क्रॉस क्या हो सकता है? 4, और एक जो हो सकता है 4 क्रॉस 2। अब क्या चलेंगे? 3 से तो कटेगा नहीं भाई, 3 का गुणा करेंगे 8 है नहीं, 4 से करेंगे 4 वाला काम खत्म। इसका मतलब सारा काम क्या हो गया? खत्म। जब से रिपीटेशन कर दिया काम खत्म कर दो। जैसे भी मैंने कहा कि एक जो है आव्यूह में 7 अवयव हैं, कितने प्रकार की जो है कोटियाँ संभव है, कितने प्रकार की कोटियाँ हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये बताओ क्या होगा?
1 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 1, क्या और कोई बनाया जा सकता है? और कोई बनाया नहीं जा सकता है। तुम्हारे सवाल में दिया है कि एक आव्यूह है जिसमें अवयवों की संख्या जो है 24 है, और उसी में दे दिया है एक आव्यूह है उसमें अवयवों की संख्या क्या है 13 है, तो कितनी संभव कोटियां बनाई जा सकती है? सवाल तुम्हारे किताब का हुबहू है, उसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक ही सवाल में जो है 2 क्वेश्चन दे दिया है। एक कहा है कि एक आव्यूह है जिसमें अवयवों की संख्या 24 है, और दूसरा आव्यूह है उसमें अवयवों की संख्या कितना है 13 है, तो संभव कोटियां कितनी हो सकती है, बनाई जा सकती है? तो ये बताइए 24 यदि अवयव है, 24 अवयव है, तो कितनी संभव कोटियां हो सकती है? मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो बन जाएगा 1 क्रॉस 24, और बताओ 24 क्रॉस 1, और 2 क्रॉस 12, फिर 12 क्रॉस 2, बोलो 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस, फिर 4 क्रॉस, मतलब 6 आवता, 4 नहीं आवत 3 के बाद, उसके बाद 6 क्रॉस 4, और उसके बाद से 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, तो 8 क्रॉस हो गया पहले से, देखो बस जगह मतलब रिपीट कर दिया, तो अब जो है यहाँ से क्या हो गया है, कट गया है। ठीक है, अब जो है एक और इसी में दिया है कि यदि जो है और 13, यदि जो है किसी आव्यूह में 13 अवयव है, तो कितनी संभव कोटियां बनाई जा सकती है? तो मतलब एक ही सवाल में जो 2 क्वेश्चन दिया है, एक कहा है कि यदि जो है किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो कितनी 24 अवयव है, तथा दूसरे आव्यूह में 13 अवयव है, कितनी संभव कोटियां बनाई जा सकती है? तो हम तो पहले लिखेंगे यदि जो है किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो संभव कोटियां बराबर, आराम से लिख लेंगे। फिर जो नीचे लिख दोगे कि यदि जो है 13 अवयव है, तब लिख लेंगे 13 वाले को, 13 वाले में क्या हो जाएगा 1 गुणे 13, और क्या हो जाएगा 13 गुणे 1। इसके अलावा और कोई भी दुनिया में, समझो तो दुनिया में कोई भी 13 अवयव द्वारा अलग कोटियां बनाई नहीं जा सकती हैं। बस समझ गया? तो इस तरीके से जो है यदि अवयव दिया है तो हम जो है संभव कोटियों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक लाइन लिख सकते हो कि यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या दिया है तो संभव कोटियां ज्ञात करने के लिए उस अवयवों को हम 2-2 के फैक्टर में क्या कर देते हैं, 2-2 के फैक्टर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या 2-2 का फैक्टर से हम जो है उसको जो है अलग अलग जितने बार में कटेगा उतने बार में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। बस समझ गया? यही जो है तुम्हारी क्या होगी, संभव कोटियां होगी। अब जो है समय समाप्त हो गया। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।